यही लोग बैठे हुए थे, उधर कोई नहीं था ना। जून 17 पढ़ लें। चैप्टर में मेरे 21 क्वेश्चन है, WL, GL और YL। क्वेश्चन 21। हाँ जी। अच्छा जी, कंपनियों के रिश्ते चेक कर लें जरा। पेरेंट है WL, WL और GL का क्या रिश्ता है, कितने परसेंट खरीदा था। आप इसके नंबर ऑफ शेयर्स से चेक करेंगे ना, तो सब्सिडरी का कैपिटल यानी GL का कैपिटल बैलेंस शीट में आ रहा है 150 मिलियन, 1500 मिलियन है तो शेयर्स हो गए 150,
उनमें से 135 हमने ले लिए, तो 90%, तो 90% है। और कब? 1 जनवरी 15, एक ये रिश्ता है। फिर वायल से एक तो WL का डायरेक्ट रिश्ता है, कितने परसेंट? WL ने 1 जनवरी 16 को, अच्छा वायल का कैपिटल आ रहा है 225 यानी 22.5 मिलियन शेयर्स, उनमें 4.5 कितने बनते हैं? तो इसने 20% खरीदा था 1 जनवरी 16 को, और GL ने इसमें 22.5 मिलियन में 18 मिलियन कितने बने? 80%। कब? 1 अप्रैल 16। तो एक्विजिशन डेट क्या है? सॉरी, एक्विजिशन डेट क्या है? ये देखनी होती है ना कि S का डबल S कब बना है और हमारा S कब बना है, तो ये एक्विजिशन डेट। तो ये डबल S वाला सवाल हो गया और ये फॉरेन सब्सिडी वाला सवाल हो गया। और डबल S वाले सवाल में हमने करना होता है एक तो, अच्छा आप देखिए ये एसोसिएट था ना, तो आपको मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के सवाल में चल जाता है, आप इसको एसोसिएट की बजाय अगर आप इसको जस्ट पुरानी इन्वेस्टमेंट अपडेट कर लें बैलेंस शीट में चल जाएगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में लाजमी अलग अलग करना पड़ता है। तो इसमें भी ये था तो एसोसिएट, लेकिन चल जाएगा काम। तो डबल S हो गया और फॉरेन सब्सिडी, डबल S भी है और फॉरेन सब्सिडी इनफैक्ट डबल S है, एक सादी S है और एक फॉरेन डबल S है। तो अब चूंकि डबल S फॉरेन सब्सिडरी है, तो वो जो हम लोग पहले SOFP बना के P + S + डबल S कर लेते थे, वो काम पे रुकते हैं ताकि डबल S की रुपी फिगर्स तो मिल जाए। तो फिर हम चलते हैं सीधा वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में। SOFP का पेज छोड़ के गुडविल और वो SOFP की ट्रांसलेशन पे चलते हैं जी। एक है GL और एक है वायल, और वायल ये तो हो गया रुपीज मिलियन, ये हमें $, और फिर एक्सचेंज रेट लगा के फिर वायल को रुपीज मिलियन में दोबारा करना पड़ेगा। चूंकि डबल S का सवाल है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा करते हैं, और गुडविल तो हम इकट्ठे निकाल रहे हैं, लेकिन पहले भी हम ऐसे करते थे कि एक एक करके कंपनी चल लेते हैं। पहले GL कर लेते हैं। GL में हमने कितना पैसा लगाया था? 4200, और NCI फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट, तो ये बाद में लगा लेंगे ब्रैकेट लेस। अब हम GL की गुडविल निकाल रहे हैं 1 जनवरी 15, तो GL का कैपिटल 1500। 1 जनवरी 15 पे GL की कोई प्रीमियम अदर रिजर्व्स नहीं, रिटेन अर्निंग कितनी थी 1 जनवरी 15 पे? ये आपको सवाल के अंदर ही दिया हुआ है टेबल में, पॉइंट 1 में 3500। GL की गुडविल में देखिए और कोई गुडविल की चीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टाइप कुछ भी नहीं, तो ये इसकी गुडविल हो गई पूरी। अब पता नहीं इसका डब्बा कितना बड़ा बने, क्योंकि चलो खैर इसका डब्बा बना लेते हैं। ये बन गया 5000, और NCI है इसमें 5000 का 10%, 500। तो GL की गुडविल बन गई जी 300 नेगेटिव। वायल डॉलर गुडविल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी पुरानी थी, ये एक्विजिशन डेट है लेकिन 1 जनवरी पे थी, तो उसको हमें अपडेट करके लिखना होता है। कितने शेयर खरीदे थे हमने? 4.5। अपडेट करके उस दिन किस दिन? 1 अप्रैल को एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी थी? 23। तो अपडेट करके लिखना होता है। $103.5। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या करना होता है? डबल S परसेंटेज लगानी होती है। तो GL ने वायल के शेयर्स कितने में खरीदे थे? 270 मिलियन में, और हमारा GL में कितने % हिस्सा है? 90। 243। वायल का कैपिटल कितना था? 225। और वायल की गुडविल किस दिन कैलकुलेट हो रही है? 1 अप्रैल को। उस दिन कितनी रिटेन अर्निंग थी? 90। और वायल का आगे देखें कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वगैरह नहीं, तो ये बन गया 315, और NCI 315 पे इफेक्टिव वाली, तो इफेक्टिव वाली ये मकड़ी से पूछ लेते हैं। इफेक्टिव होल्डिंग कितनी बनी हमारी? इसमें डायरेक्ट कितनी है? 20 प्लस GL का इसमें कितना है? 80। हमारा GL में कितना है? 92। तो इसका मतलब इफेक्टिव NCI हो गई 8। जी
25.2। गुडविल लिखिए। .7। इम्पेयरमेंट है कोई? अच्छा, ये मैंने तो नीचे जगह थोड़ी कर ली अपने पास, आपने लिख लिया तो मैंने मिटाना है इसको। ये इफेक्टिव वाली चीज मिटानी है। जी ये मिटा दूं लाइन। अच्छा, जीएल तो हो गया सॉल्व, लेकिन अब हमने क्या करना है, आईएल को रुपीस में लाना है। तो उसके लिए ये गुडविल तो होगी फाइनल, लेकिन इसको मैं दोबारा लिखूंगा एक लाइन छोड़ के, क्योंकि रुपीस में 2 दफा करना है इसको। एक्सचेंज रेट बताएं जी, इस गुडविल 56.7 पे कौन सा लगाऊं? कौन सी है पोजीशन डेट? 1 अप्रैल 16, उस दिन क्या एक्सचेंज रेट था? 17। इस पे कौन सा लगाऊं? 31 दिसंबर 16, कितना? 20। तो एक्विजिशन डेट पे गुडविल बनी जी 964, और ईयर एंड पे बनी 1094। तो ये जो दरमियान में है, ये एक्सचेंज गेन आ गया गुडविल पे 130। पता नहीं, तो सुनी सुनाई बात लिखी 1134 56.7 इंटू 20, तो ये क्या बना? 170। जी गुडविल। अच्छा, अब अगला काम, वाईएल की एसओएफपी की ट्रांसलेशन। जी वाईएल की एसओएफपी क्या क्या है? पीपीई, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वगैरह, कोई और एरर? वाईएल में कोई और एरर कोई नहीं? जी कितना? 325। और क्या है? बस करंट एसेट्स। इनमें कोई एरर कोई एडजस्टमेंट? कितने? 305। ये तो 100 की 100 की हो गई। 630। कैपिटल 225। प्री एक्विजिशन जी 90। अच्छा, मैंने कहा था प्री और पोस्ट को अलग अलग तोड़ना है। अब आपके पास बेशक एसओएफपी में रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं, लेकिन पहला ही साल है और डिविडेंड अलग है और डिविडेंड की डेट भी अलग है, तो आपने पोस्ट का प्रॉफिट अलग लिखना है और डिविडेंड अलग लिखना है। अगर तो डिविडेंड की कोई डेट शीट ही ना होती ना तो और बात थी, अब है। जैसे मैंने मास्टर क्वेश्चन के अंदर 19 19 20 20 अलग अलग लिखा था, क्योंकि फिगर्स अवेलेबल थी, तो आपके पास फिगर्स हैं तो अलग लिखेंगे। डिविडेंड कितना है?
वाईएल ने डिविडेंड इस साल दिया, ऊपर टेबल में आखिरी लाइन, एसएफपी की आखिरी लाइन जी 2.25 यहां क्या लिखूं? एसएफपी दी हुई है। अच्छा चलें, आपको ये फिगर दी हुई है, एसएफपी में आ रही है, एसएफपी में रिटेन अर्निंग्स कितनी आ रही हैं? 210। तो ये क्या हुआ फिर? पहला ही साल है, प्री दिया हुआ है, डिविडेंड निकाल दिया, तो बीच में यही रह गया ना जी। अगर मल्टीपल ईयर्स होते ना बीच में, तो आप प्री अलग लिख के बाकी सबको पोस्ट कह देते, लेकिन क्योंकि पहला ही साल है और डिविडेंड की फिगर है और जिस दिन का डिविडेंड है उस दिन का रेट भी है, तो इसलिए इसको मैंने अलग अलग लिखा है जी। 122.25 और इक्विटी और लायबिलिटीज के दरमियान एक लाइन छोड़ के आगे क्या है? एसएफपी में और क्या है? करंट लायबिलिटीज। इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। एक्सचेंज रेट कौन सा लगना है? एसेट्स और लायबिलिटीज पे 20, 20 और 20। कैपिटल और प्री पे एक्विजिशन वाला 17, 17। डिविडेंड पे किस दिन का डिविडेंड है? 30 जून का गालिबन, ऊपर टेबल में। तो 30 जून का रेट कितना? 18.5। और ये चूंकि 16 का प्रॉफिट है तो इस पे एवरेज। अच्छा एवरेज भी ध्यान से देखिएगा, कौन सा एवरेज? वैसे तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन पूरे 16 का भी एवरेज दिया हो सकता था, लेकिन हम इस वक्त पोस्ट फेज सिर्फ 9 महीने की बात कर रहे हैं, तो उन 9 महीने का खास एवरेज अलग से दिया हुआ है 18। अगर 16 का पूरा एवरेज दिया होता और ये आखिरी वाला भी दिया होता तो हमें इस 9 महीने वाला एवरेज लेना होता। चले रुपीज में आए, 15 22 00.5 41.63 और ये डब्बा बनाते हैं रिटेन अर्निंग की वर्किंग में काम आएगा। करंट लायबिलिटीज 39। एक्सचेंज रिजर्व कह लें चाहे ट्रांसलेशन रिजर्व कह लें, एक ही बात है। जी 1186.13। तो गुडविल की वर्किंग और ट्रांसलेशन, अब उसके बाद फिर जिस तरह पहले सवाल सॉल्व करते थे अब वैसे करेंगे। WL की रिटेन अर्निंग 95, GL की और YL की है GL की 3500, इसकी प्री हाँ तो डॉलर है। ये खुल गई रिटेन अर्निंग की वर्किंग।
एसेट दिसंबर 31 2016 नॉन करंट एसेट्स जी पीपी 149 जीएल के और वाईएल के वो वर्किंग टू से 6500। इन्वेस्टमेंट अदर्स भी हैं या बस यही वाली हैं? तो ये तो उड़ जाएंगी। और नॉन करंट में क्या है? गुडविल आ जाएगी, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कितनी 800 बस। और नॉन करंट में क्या है? करंट एसेट्स आ गए। जी 66600 जी 2500 और वायल 6100। अच्छा वो इक्विटी की चीजें तो सारी वो वर्किंग आ जाती है, तो मैं इसकी वो नहीं लिख रहा, मैं करंट लायबिलिटीज लिख रहा हूँ बस यहाँ बोर्ड पे। जी 3900। चले जी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में एक तो इन्वेस्टमेंट की डिटेल है, फिर उसके बाद इस टेबल के नीचे जो लिखा हुआ है और पॉइंट नंबर 2 जो लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है ना, ये टेक्निकली तो सही नहीं किया इसने, लेकिन किया है तो मर्जी उसकी। उसने क्या किया, उसने अपनी बुक्स में ये जो फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थी, ये मॉनेटरी आइटम थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं, तो फिर इनको एक्सचेंज पे अपडेट करना तो ईयर एंड पे नहीं बनता। हाँ, इनको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे हैं IAS 21, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं, तो फिर तो ये अपडेट होने बनते हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज गेन डाला हुआ है बस। पॉइंट नंबर 2, WL और GL इनकी इन्वेस्टमेंट्स असल में चूंकि डॉलर में थी, तो इन्होंने इनमें सिर्फ एक्सचेंज गेन अपडेट किया हुआ है। There is no movement in investment in YL since the date of acquisition except the difference arising due to foreign currency translation। तो किया तो उसने गलत ही हुआ है, लेकिन जो भी किया हुआ है वो रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट इन एस को ग्रुप बैलेंस शीट से उड़ाने लगे और हमने एक्विजिशन डेट तक की फिगर्स यहां कर ली इस्तेमाल। तो जो उसने अपनी बुक्स में ईयर एंड पे मजीद गेन रिकॉर्ड किया हुआ है वो उड़ा देंगे। दोबारा, पेरेंट ने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एस लिखी होती है, हम लोग गुडविल की वर्किंग में उसको यूज करके फिर ग्रुप बैलेंस शीट से उड़ा देते हैं। लेकिन क्या हमने यहां पर वो फिगर यूज की है जो पेरेंट की बैलेंस शीट में आ रही है? हमने तो एक्विजिशन डेट वाली फिगर ली है। मैंने जब गुडविल के ऊपर 17 रुपए लगाया है, तो इसका मतलब मैंने सब पे 17 रुपए लगाया। जो पेरेंट की और जीएल की वायल में इन्वेस्टमेंट है, हमने, अच्छा हम फिर से बताता हूं, पेरेंट की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट इन एस आ रही होती, पेरेंट उसको गुडविल की वर्किंग में यूज करता है और फिर ग्रुप बैलेंस शीट से उड़ा देता है, क्योंकि वो गुडविल में इनके साथ नॉक ऑफ होके नेट रिजल्ट बैलेंस शीट में दे देती है। तो एक्विजिशन डेट पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं और बैलेंस शीट से उड़ा देते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने जो फिगर्स यूज की हैं, क्या यही है जो एस पेरेंट की बैलेंस शीट में आ रही है? क्यों नहीं? क्योंकि वो उनपे एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड करके उनको बढ़ा गया हुआ है, वो रिवर्स कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना दो बातें हो सकती हैं। हमने जब पेरेंट ने शेयर्स खरीदे थे उस वक्त डॉलर कितने का था? पेरेंट ने कब खरीदे थे? 1 जनवरी, उस वक्त 16 रुपए का था। ईयर एंड पे कितने का है? 20। तो पेरेंट ने अपनी बुक्स में 4 रुपए का गेन रिकॉर्ड किया होगा
और जीएल ने जब खरीदे थे तब कितने का डॉलर था? 17। अब ईयर एंड पे कितने का है? तो जीएल ने 3 रुपए का गेन रिकॉर्ड किया होगा। अभी मेरी बात लंबी चल रही है, अभी मैंने आधी की है। पेरेंट ने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट बस उतनी ही रखी है जितनी खरीदते हुए थी? नहीं, अगर उतनी ही होती तो वो हम यहां यूज करके उसको फारिग कर देते। पेरेंट ने उसको ईयर एंड पे डॉलर पे अपडेट किया है, तो पेरेंट ने यानी WL ने अपनी बुक्स में 16 रुपए पे रिकॉर्ड की हुई चीज को 20 तक पहुंचा दिया, और GL ने अपनी बुक्स में 17 रुपए पे रिकॉर्ड की हुई चीज को 20 तक पहुंचा दिया। तो आप इसकी फिगर टैली करके चेक कर लें। पेरेंट ने कितने डॉलर के खरीदे थे? पेरेंट ने जब YL के शेयर खरीदे थे तो कितने डॉलर लगाए थे? 75। एक कितने का था उस वक्त? 16। लेकिन पेरेंट उसको 20 पे अपडेट कर गया, तो 75 को 20 से मल्टीप्लाई करें जी, 1500 ना। तो देखिए WL की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन YL कितना आ रहा है? 1500। मतलब वो 20 रुपए पे अपडेट कर चुका हुआ है। GL ने जब YL को खरीदा था तो कितने डॉलर में खरीदा था? 270। ईयर एंड पे इसको 20 रुपए पे मल्टीप्लाई करें, 5400। तो देखिए GL की बैलेंस शीट में, ये कह रहा हूं मैं कि ये दोनों अपनी अपनी बुक्स में इस इन्वेस्टमेंट इन YL को 20-20 रुपए पे अपडेट कर चुके हुए हैं। ये करना कोई तुक नहीं बनता, तो इस गेन को हम उड़ा देंगे। ये दोनों ने अपनी अपनी रिटेन अर्निंग में शामिल किया हुआ है, इस गेन को हम रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमने खत्म ही कर देनी है ना, तो ये जो उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा अपडेट किया हुआ है, ये अब ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से करना बनता नहीं है, ये उड़ा देंगे हम लोग। तो जो इनकी अपनी अपनी बुक्स में एक्सचेंज गेन आया हुआ है वो हम रिवर्स करने लगे हैं। पेरेंट ने कितना गेन रिकॉर्ड कर लिया हुआ है? 1500 आ रहा है। जब खरीदा था तो कितने का खरीदा था? डॉलर कितने? इनटू 16, और 54 पे ये ला चुका हुआ है। जब इसने खरीदा था तो कितने का खरीदा था? 270 इंटू 17। तो पेरेंट से कितना गेन रिवर्स कर दें? 300। और इससे कितना गेन रिवर्स कर दें? 810। ये दोनों ने एक्सचेंज गेन जो रिकॉर्ड किया था ये वो रिवर्स किया। अच्छा, ये तो रिवर्स कर दिया, लेकिन अब हमने जो पुरानी इन्वेस्टमेंट होती है SS में उसको अपडेट करना होता है ना, तो वो भी तो गेन आता है, वो गेन ले आते हैं। प्रॉफिट ऑन अर्लियर इन्वेस्टमेंट, ये कैसे निकाले? हमने गुडविल की वर्किंग में जो यूज की, क्या यूज किया? 103.5 इंटू 17। ये क्या किया मैंने? हमने ये अपडेटेड फिगर यूज किया ना, और उसकी बुक्स में पहले कितनी है? कितनी? 1500 नहीं, वो तो रिवर्स कर दिया हमने। देखें, पेरेंट की बुक्स में पहले इतनी है ना, गुडविल के लिए यहां तक लेके आए, तो ये प्रॉफिट ऑन अर्लियर इन्वेस्टमेंट। और मैंने यहां 1500 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको हम 1500 से रिवर्स करके यहां तक ले गए थे। तो कितना ले आए पेरेंट की रिटेन अर्निंग में? फाइव 9.5। ये 0.1 और 2 किया है अभी। 0.1 और 2 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, और ये जो 3 लाइनें कैलकुलेट की हैं ये देख लें। क्या जी? जी। वो जो शेयर्स की फेयर वैल्यू में चेंज आया है वो हमने यहां किया है ना इस्तेमाल। जब हम लोग पुरानी इन्वेस्टमेंट को गुडविल की वर्किंग में लाने लगते हैं तो नई शेयर प्राइस पे ले आते हैं ना, ये वो ले लिया। वहां रिटेन अर्निंग में क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि इन्होंने शेयर प्राइस का कुछ किया ही नहीं अपनी बुक्स में, उन्होंने सिर्फ एक्सचेंज गेन डाला है, शेयर प्राइस की अपडेशन का कुछ नहीं किया। यानी अगर इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में IFRS 9 पे अपडेट किया होता तो वो भी हम लोग रिवर्स करते, तो वो उसने किया नहीं है अपडेट। अभी भी टेक्निकली वही लेके क्या हूं मैं, ये पुरानी और ये नई, ये तो सिर्फ एक्सचेंज रेट साथ मिक्स हो गया, वरना अभी भी हमने ये किया है कि पेरेंट ने पुरानी को कितने पे रिकॉर्ड कर रखा था और हमने गुडविल की वर्किंग में कौन सी यूज की है, पहले भी यही करते हैं, बस अब साथ एक्सचेंज रेट आ गया।
हाँ जी, पॉइंट 1 और 2। जी, पॉइंट 1 2 पॉइंट 3, ये कल परसों भी शायद डिस्कस किया मैंने। जीएल ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 जनवरी 16 को खरीदी थी 650 मिलियन की, यानी पहला ही साल है, और साथ ही इसने WL को किराए पे दे दी। अब ये वैसे इंडिविजुअली देखें तो इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसके लिए उसने फेयर वैल्यू मॉडल रखा हुआ है, लेकिन चूंकि उसने WL को किराए पे दी है तो अब ये ग्रुप के अंदर ही है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, PPE है। तो IAS 40 की अकाउंटिंग रिवर्स कर देंगे और IAS 16 की अकाउंटिंग ले आएंगे। IAS 40 की अकाउंटिंग क्या रिवर्स कर देंगे? रेंट इनकम उड़ा देंगे, फेयर वैल्यू गेन उड़ा देंगे, और इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के PPE में ले जाएंगे और डेप्रिसिएशन ले आएंगे। तो रेंट उड़ा देते हैं, किसने कमाए हैं रेंट? तो यहां से इनकम उड़ा देते हैं, यहां से एक्सपेंस उड़ा देते हैं। IAS 40 रिवर्स कर रहे हैं हम, तो रेंट रिवर्स हो गया। अच्छा, जो रेंट का रिवर्स करना है ना, ये इग्नोर भी हो सकता है, यानी ये आर्ग्यूएबल बात है कि खैर एक ने एक्सपेंस और एक ने इनकम रिकॉर्ड कर ली, कोई बात नहीं, यूज तो कर ही रहा है ना वो। पहले भी हम बैलेंस शीट के सवाल से इनकम एक्सपेंस थोड़ी उड़ाया करते हैं, तो ये 60 इग्नोर हो सकता है। फिर इसके अलावा चूंकि PPE इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवर्स कर रहे हैं, तो वो जो फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया हुआ था कितना, वो भी उड़ा देते हैं 150। 650 से ये 800 पे ले गया था, और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 650 की जिंदगी 20, हम्म 32.5। अच्छा, ये ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि रेंट रहने दें, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन चार्ज करके इनकम बना रहा है और उसको रेंट चार्ज कर रहा है, तो रेंट उड़ाया जा सकता है, यानी रेंट की लाइन यहां से इग्नोर हो सकती है। ये पॉइंट नंबर 3 है। और हाँ, यहां से 800 उड़ा दिया, प्रॉपर्टी खत्म। यहां पर 650 ले आए और उसको डेप्रिशिएट कर दिया 32.5। अच्छा, अब रहा मसला कि PPE को रिवैल्यूड अमाउंट पे लाना है। तो अब जब इसको रिवैल्यूड अमाउंट पे लाएंगे तो फेयर वैल्यू कितनी है? 800 है, तो फिर इसको हम वापस 800 पे ले आते हैं, लेकिन अब वो रिवैल्यूएशन करके ला रहे होंगे इसको या इसको हमने अब 800 तक पहुंचाना है। कितना रिवैल्यूएशन गेन? 1। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, पहले है नहीं बैलेंस शीट में, चलो अब हम बना लेते हैं। तो मैंने यहां लिखी नहीं है इक्विटी, लेकिन आपने लिखी होनी चाहिए थी, तो कैपिटल के नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। पूरा 182 मतलब पूरा 182.5 नहीं, उसका 90%, 10% तो NCI वालों के पास जाएगा। तो मैंने तो इक्विटी नहीं बनाई, आपने अगर बनाई हुई है तो उसमें कैपिटल के नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख लें और उसमें 182.5 का 90% ले लें। ये पॉइंट 3 सारा पूरा हो गया।
हाय हाय 0.3, चले 0.4, बस खत्म हो गया सवाल। रिटेन अर्निंग्स में ठीक है, खत्म हो गया सवाल। रिटेन अर्निंग क्लोज करें, फिर एक्सचेंज रिजर्व वाली वर्किंग बनाता हूँ। रश बच गया काफी। क्या जी? अरे टोटल तो बता दें। 3347.5 और वो 2158.87, ये 90 और वो 92। तो एड शेयर इन जीएल और शेयर इन वायल 30 और ये 1986.1 1441 वर्किंग फॉर एक्सचेंज रिजर्व्स। इसमें क्या क्या लेना है? इसका तो 92 लेना ही लेना है, 92, क्योंकि ये वायल का है कि 90, ये वायल का है, तो इसका तो 92 लेना ही लेना है। डबल 186.13 1091 और एनसीआई चूंकि प्रोपोर्शनेट पे है तो गुडविल का सारा यहां ले लेना है 170। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो इसका भी फिर हम लोग 92 लेते हैं। 1 2 ये एक्सचेंज रिजर्व हो गया। और लास्ट एनसीआई, एक है जीएल और एक है वायल। जीएल वाली तो 500 है और वायल वाली 25.2 के ऊपर 17 रुपए। हम्म 428 पॉइंट जी 4। रिटेन अर्निंग्स जीएल का 10% और वायल का 8%। 4.10% ना 7.5 और इसका 8% 1.770। और एनसीआई में क्या आना है? अभी ज़बानी बोला था मैंने, रीवैल्यूएशन सरप्लस का 10% 18.25। अच्छा, और एनसीआई में क्या आएगा? ये जो यहां
270 का 90 लिया है तो 10 लगा के लेस करेंगे। 270 का 10% 17 रुपए नहीं बोलोगे। 4 5 इतना सारा। हाँ ठीक है। और एनसीआई में ये जो आज नई चीज पड़ी है, एक्सचेंज रिजर्व, ये तो सारा पेरेंट का हो गया, इसका 8%, 1186.13 का 8%, 94.89। अच्छा ये फिगर कुछ गड़बड़ है, वो बैलेंस शीट मैंने, ये डिविडेंड कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। 10% डिविडेंड दिया, 1% नहीं। पॉइंट ये तो ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये चले समझ तो आ गई बात है। चले अभी तो पहले ही टैली करने का कोई फायदा नहीं हो तो फिगर ही चेंज हो जाएंगी। चले कल इसको एसोसियाई कराता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।